हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आपने कहीं ना कहीं मनी हाइस्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा या उसके एपिसोड्स देखे होंगे। और अगर आपने उनके एपिसोड्स देखे हैं, क्या आपको पता है कि रियल लाइफ मनी हाइस्ट भी हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। और आज हम आपको उन्हीं की एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए कि कैसे बिटकॉइन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 2014 में। हम बात करेंगे हेनरी डीन की, जो एक 68 इयर्स ओल्ड इंसान है आज, और 2014 में उनके पास 175 बिटकॉइंस थे जिनकी करंट वैल्यू 8.75 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और एक दिन जब वो सोकर उठे, उनके ये सब 175 बिटकॉइंस जो थे वो गवा चुके थे। लेकिन ये हुआ कैसे, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये हेनरी डीन जो हैं वो उन 24,000 कस्टमर्स में से हैं माउंट गॉक एक्सचेंज के, जिन्होंने अपने टोटल 6,50,000 बिटकॉइंस जो हैं वो अर्ली 2014 में लूज़ कर दिए थे। माउंट गॉक एक्सचेंज जो है, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वो 2012 में ही जापान में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी माउंट गॉक्स के नाम से उनका यूज़र नेम जो है यूज़ करते हुए कुछ कंपनीज चलाई जा रही थी। और अभी 2014 की बात करें हम, तो 2011 से लेकर 14 तक माउंट गॉक्स एक्सचेंज में टोटल लॉस जो हुआ था बिटकॉइंस का, उसकी वैल्यू थी 6,50,000 बिटकॉइंस की, जिसकी करंट प्रेजेंट टाइम वैल्यू तो कितने अरबों खरबों में होगी वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये तो सिर्फ एक एक्सचेंज की बात है। रियलिटी फिगर्स को पे अगर हम जाएं तो 2011 से लेकर 2014 तक के टाइम में 9,80,000 बिटकॉइंस जो थे वो फ्रॉड के ज़रिए और हैक्स के ज़रिए लोगों से छीन लिए गए थे, उन्होंने अपने गवा दिए थे, जिनकी प्रेजेंट टाइम वैल्यू अगर हम आपको बताएं तो वो होगी 49 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर हम इसमें रुपीज़ में इनको कन्वर्ट करते हैं तो वो होगी 3,29,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये सब फ्रॉड्स की बात तो हम नहीं करेंगे। ये 9,80,000 बिटकॉइंस जो लूज़ हुए थे 2011 से 14 के बीच में, हम आज बात करेंगे सबसे बड़े स्कैम की, सबसे बड़े फ्रॉड और हैक की, जो हुआ था माउंट गॉक्स एक्सचेंज में। And one of the biggest, Mt. Gox, unexpectedly shut down today, owing hundreds of millions of pounds. माउंट गॉक एक्सचेंज जो है वो एक जापानीज कंपनी थी बेस्ड इन टोक्यो, और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन एक्सचेंज कंपनी थी। और इनका जो बिटकॉइन पे होल्ड था वो 90% ग्लोबल डोमिनेशन था। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे माउंट गॉक्स एक्सचेंज के पास दुनिया के 90% बिटकॉइंस स्टोर्ड थे अपने एक्सचेंज के अंदर। ये जापान की ही नहीं बल्कि पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया के यूएस में अलग अलग कंट्री में जितने भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स थे उनके अकाउंट्स हैंडल कर रहे थे। और दुनिया के 90% से भी ज़्यादा बिटकॉइंस जो थे वो इस एक्सचेंज माउंट गॉक्स एक्सचेंज के थ्रू जो है वो एक्सचेंज किए, ट्रेड किए जा रहे थे। एक और कंपनी यहाँ पे शामिल थी जिसका नाम है टाइबेन। टाइबेन भी एक जापानीज कंपनी थी जो बेस्ड थी टोक्यो में, और टाइबेन ही है जो 88% ओन करती थी माउंट गॉक्स को उस समय पे। यानी कि माउंट गॉक्स की 88% होल्डिंग्स जो थी वो थी टाइबेन के पास। और फिर एक और कंपनी इसमें शामिल थी जिसका नाम है कॉइन लैब। कॉइन लैब जो है वो एक यूएस बेस्ड यानी कि सिएटल बेस्ड बिटकॉइन टेक्नोलॉजी कंपनी थी, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी डेलावेयर में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही स्थित है। और इन्होंने माउंट गॉक्स के साथ एक जो है डील फाइनल की थी कि जो कॉइन लैब कंपनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडियन कस्टमर्स को हैंडल करेगी। 2012 के बाद जितने भी कस्टमर्स होंगे माउंट गॉक्स के, उसे कॉइन लैब हैंडल करेगी। तो ये डील साइन हुई थी 2012 में। एक और कंपनी इस फ्रॉड में शामिल थी, उसका नाम है बिटकॉइनिशिया। ये एक न्यूजीलैंड बेस्ड बिटकॉइन एक्सचेंज था जो 2012 में ही अपने सीरीज़ ऑफ हैक्स के बाद जो है वो बैंकरप्ट हो गया था। और बिटकॉइनिशिया जो थी वो बिटकॉइन एसेट्स को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती थी, और उनके भी काफ़ी बिटकॉइंस जो थे वो होल्डेड थे माउंट गॉक्स एक्सचेंज के अंदर। जब माउंट गॉक्स एक कोलैप्स होना शुरू हुआ, उससे पहले जो उनके बिटकॉइंस थे बिटकॉइनिशिया कंपनी के, वो माउंट गॉक्स के पास पड़े हुए थे। और जो अगर हम सबसे पहले कंपनी पे आते हैं, जो हम माउंट गॉक्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उनका ये फ्रॉड सामने आया कि किसी इंसान ने 6,50,000 बिटकॉइंस जो है वहाँ से
टाइम टू टाइम कुछ अमाउंट के करते करते ये सब 6,50,000 पे इनकी क्वांटिटी पहुंच गई थी और ये सब उन्होंने वहाँ से छीन लिए। और इसके बाद जो कंपनी थी दूसरी टाइबेन, जो 88% जिनके पास होल्डिंग्स थी माउंट गॉक्स की, उन्हें ऑर्डर मिला टोक्यो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि उन्हें भी बैंकरप्सी के लिए फाइल करना होगा, क्योंकि उनकी 88% होल्डिंग वाली कंपनी जो थी वो तो बैंकरप्ट के लिए फाइल कर ही चुकी थी। और जो तीसरी कंपनी हमने आपको बताया था कॉइन लैब, जिन्होंने इनके साथ डील की थी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में एक्सपैंड करने के लिए, उन्होंने 2014 में स्यू कर दिया था, उन्होंने केस कर दिया था इन दोनों कंपनीज पे, माउंट गॉक्स पे भी और टाइबेन पे भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए। और उन्होंने 75 मिलियन वर्थ ऑफ $US का उन पे डैमेजेस का क्लेम डाला था। अभी तक ये क्लेम जो है वो स्टेड है, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। और इसके बाद जो फोर्थ कंपनी हमने आपको बताई थी बिटकॉइन एशिया, ये तो न्यूजीलैंड में लिक्विडेशन के लिए पहले ही पुट हो गई थी, जहाँ जो माउंट गॉक्स एक्सचेंज है उनकी लिक्विडेशन जो थी वो 2014 में हुई थी। 2014 अप्रैल में उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था, लेकिन जो बिटकॉइन एशिया कंपनी की हम बात कर रहे थे उन्होंने 2012 में ही बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ बिटकॉइंस जो माउंट गॉक्स के पास थे उनकी अमाउंट 29 मिलियन $US से भी ज़्यादा थी। अब हम बताते हैं उन लोगों के बारे में जो इस फ्रॉड में, इस पूरी केस में इन्वॉल्व थे। सबसे पहला नाम और सबसे फेमस नाम है मार्क कर्पेलिस का। मार्क कर्पेलिस जो थे वो एक फ्रेंच नेशनल थे और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे माउंट गॉक्स एक्सचेंज के, और माउंट गॉक्स के ट्रस्टी भी वही थे। और इन्होंने तो अपना पर्सनल बैंकरप्सी भी फाइल कर दिया था माउंट गॉक्स के बैंकरप्ट होने के 1 साल के बाद, 2015 के अंदर। और ये अगस्त 2015 में अरेस्ट भी हो गए थे और इन्होंने 11 महीने जो है वो जापान के जेल में गुजारे। किस लिए? क्योंकि इन पे एक्यूजेशन था कि इन्होंने थोड़ी एम्बेजलमेंट की है मनी की, इन्होंने माउंट गॉक्स के डेटा को मैनिपुलेट किया है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से भी इन्हें जेल में रखा गया। लेकिन ये केस अभी तक चल रहा है। अगर इनसे पूछा गया था कि क्या ये गिल्टी है या नहीं, तो इन्होंने अपनी प्लीडिंग में कहा है कि वो नॉट गिल्टी है, यानी कि उन्होंने अपना क्राइम नहीं माना है। तो अभी भी ये केस जो है वो चल रहा है। और इसके बाद सेकंड जो हम पर्सन आपको बताना चाहते हैं जो इस केस में इन्वॉल्व था, उनका नाम है जेड मैकलेब। जेड मैकलेब जो है वो फाउंडर थे माउंट गॉक्स के, और उन्होंने ही ये एक्सचेंज जो है मार्क कर्पेलिस को दिया था 2011 के महीने में, फरवरी के महीने में। और ये क्लियर नहीं है अभी भी कि 88% होल्डिंग जो है वो तो टाइबेन कंपनी के पास है, बाकी 12% किसके पास है ये अभी भी क्लियर नहीं है। कहा जाता है कि जेड मैकलेब ही है जिनके पास माउंट गॉक्स की 12% की होल्डिंग है, बट ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर नहीं है। थर्ड पर्सन जो इसमें इंक्लूडेड है उनका नाम है पीटर वेसेंस, जो कि फॉर्मर सीईओ थे कॉइन लैब कंपनी के। कॉइन लैब वही कंपनी है जिन्होंने माउंट गॉक्स एक्सचेंज के अकाउंट्स संभालने का जिम्मा लिया था यूएस और कनाडा का। इनके सीईओ जो थे पीटर वेसेंस, ये भी इसमें शामिल थे। और पीटर वेसेंस ने अपनी कंपनी के बिहाफ पे $16 बिलियन का केस फाइल कर दिया था माउंट गॉक्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये कहते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने माउंट गॉक्स में की थी जो सारी डूब गई इनकी, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। अगर माउंट गॉक्स एक्सचेंज बिना किसी फ्रॉड और बिना किसी हैक के स्टेबिलिटी से चलती तो आज उनके क्लेम्स का वर्थ जो है वो $16 बिलियन का होता है। इस बेसिस पे पीटर वेसेंस की कंपनी कॉइन लैब ने स्यू कर दिया था माउंट गॉक्स एक्सचेंज को। और जो फोर्थ पर्सन इन्वॉल्व थे उनका नाम था नोबुआकी कोबायाशी। ये जापान में ही बेस्ड एक लॉयर हैं, जापान की लार्जेस्ट लॉ फर्म को ये ओन करते हैं, उनके पार्टनर हैं। और ये अपॉइंट किए गए थे 2014 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ताकि ये माउंट गॉक्स का बैंकरप्सी केस जो है वो लड़ सके। अगर हम आपको 2014 में वापस लेकर जाएं तो इस एक्सचेंज से टोटल 8,50,000 के बिटकॉइंस जो है वो ले लिए गए थे, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू जो है 8,50,000 बिटकॉइंस की जो इस एक्सचेंज से गए थे वो काफ़ी ज़्यादा है, $42 बिलियन के करीब कहीं। और इसी महीने में जिस दिन इन्होंने ये बताया था कि इनके 8,50,000 बिटकॉइंस जो हैं वहाँ से लूज़ हो चुके हैं हैक और फ्रॉड्स के थ्रू, लेकिन उसी महीने उन्हें पता चला कि उन्हें 2 लाख बिटकॉइंस जो हैं वो वापस मिल गए हैं। लेकिन बाकी की जो रिमेनिंग 6,50,000 बिटकॉइंस हैं जिसकी वैल्यू $32.5 बिलियन है एट द प्रेजेंट मोमेंट, वो अभी भी लापता है, यानी कि इनका अभी भी कोई नामो निशान नहीं है कि ये बिटकॉइंस किसके पास गए। माउंट गॉक्स जो कि 88% ओन्ड है टाइबेन से,
और टाइबेन जो है वो 100% ओन्ड है मार्क कर्पलीस से। मार्क कर्पलीस वही है जो माउंट गॉक्स के सीईओ थे, जो हमने आपको पहले बताया, जिन्होंने पर्सनल बैंकरप्सी भी फाइल कर दी थी 1 साल के बाद 2015 में। 1 साल ये जेल में बताकर आए और करंटली जापान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो टोक्यो में स्थित है, उन्होंने इन्हें कहा है कि ये जापान छोड़ के नहीं जा सकते। कर्पलिस जो है अभी करंटली ट्रायल पे है जापान में ही। इन पे जो एक्विजिशंस लगे थे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, मनी एम्बेजलमेंट के और डेटा मैनिपुलेशन के, वो तो हमने आपको बता ही दिया। और उसके बाद उन्होंने इन सब के बदले में जापान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया था कि उन्हें $245 मिलियन चाहिए होंगे एक ऐसा फंड सेटअप करने के लिए, ताकि जितने भी अनकोऑपरेटिव क्रेडिटर्स हैं इनके, उनसे फंड्स निकलवाए जा सके 1 साल के अंदर अंदर। फ्यूचर कैश फ्लो इसका ठीक किया जा सके और माउंट गॉक्स को सेल पर लगाया जा सके, और जितने भी यूएस, जापान और यूरोप के क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स हैं उन सबको पैसा वापस दिलाया जा सके। और इनमें से सबसे बड़ी कंपनी जो इनके इन्वेस्टर है वो टाइबेन ही है। यानी कि अगर ये केस फॉरवर्ड जाता भी है तो सबसे पहले जिस कंपनी को उसका पैसा वापस मिलेगा वो टाइबेन होगी, जिसके 100% ओनर है मार्क कर्पलिस खुद। तो ये थी कहानी इस एक्सचेंज की, माउंट गॉक्स एक्सचेंज की, और बिटकॉइन के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैंडल्स की, या हम इसे मनी हाइस्ट भी कह सकते हैं। क्या पता किसने ये मनी हाइस्ट किया था और कैसे वो सब बिटकॉइंस अभी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन या अभी भी उसी इंसान के पास ही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इन हाइस्ट से बच सकते हैं, कैसे अपना पैसा जो है, अपने बिटकॉइंस जो है उन्हें सेफ रख सकते हैं। हम अपनी सभी वीडियोस में आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, जितनी में भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसे एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। चाहे आप एक्सचेंजेस में से ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको अपने जितने भी क्रिप्टो करेंसी टोकन्स या कॉइन्स हैं उन्हें सेव करने के लिए एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो है वो लेना ही चाहिए। नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। नॉन कस्टोडियल वॉलेट आपको एकदम कंप्लीट कंट्रोल दे देता है आपकी कीज़ के ऊपर, ताकि आपके फंड्स जो हैं सिर्फ आपके ही रहें, उस वॉलेट के या उस एक्सचेंज के भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में अपने एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है कि प्लीज़ एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट ज़रूर रखें, जो थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देती है आप और आपके क्रिप्टो करेंसीज़ के बीच। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी XYZ एक्सचेंज से कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ खरीद रहे हैं, तो आपके बीच, आपकी और आपकी क्रिप्टो करेंसी के बीच वो एक्सचेंज आ चुका है, लेकिन जहां वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं वो एकदम इस थर्ड पार्टी को रिमूव कर देते हैं, और आपकी कीज़ अगर आपके पास है तो आपसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ कोई फ्रॉड, किसी भी तरीके का हैक कुछ भी नहीं छीन सकता। नॉन कस्टोडियल वॉलेट ब्राउज़र बेस्ड भी हो सकते हैं, और इनमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे या डेस्कटॉप्स पे, और इनमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी शामिल होती हैं उनके अदर ऑप्शंस में। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा सेफ जो है वो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, बिकॉज उसे आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। ये एक USB स्टोरेज ड्राइव की तरह ही दिखाई दिए जाते हैं, जिसकी एक स्क्रीन और थोड़े एनालॉग बटन्स होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको किसी कंप्यूटर से या किसी भी इंटरनेट डिवाइस से आपको कनेक्ट तो करना ही पड़ता होगा, लेकिन जब आप इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो सारा ऑफलाइन डेटा उसका ऑफलाइन ही रहता है, और जब कनेक्ट भी होता है तब भी जब आप कोई पासवर्ड, कीज़ या कुछ ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे होते हैं तब भी ये ऑफलाइन ही वर्क करता है, ताकि किसी भी तरह का मालवेयर, चाहे वो आपके कंप्यूटर के अंदर है, चाहे वो किसी वेबसाइट के अंदर है, वो आपके हार्डवेयर वॉलेट तक नहीं पहुंच पाएगा, और आपके जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के फंड्स हैं वो एकदम इंटैक्ट रहेंगे, एकदम आपके पास। और आपको अगर हार्डवेयर वॉलेट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, कहीं गुम जाता है, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जब तक आपकी कीज़ आपके पास हैं, आपका सीरीज़ ऑफ कोड आपके पास है, जो सीक्वेंशियल स्ट्रिंग जनरेट होती है, जब तक वो आपके पास सेफ़ है, आपका सीड फ्रेज जिसे कहा जाता है वो आपके पास सेफ़ है, तो आप एक नया सेम हार्डवेयर वॉलेट लेके उसमें अपना सीड फ्रेज डाल के अपने फंड्स जो हैं वो वापस ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती की बात यही होती है कि आपका जो भी सीड फ्रेज, पासवर्ड या जो भी सीक्वेंशियल वर्ड्स, सीक्वेंशियल स्ट्रिंग जो आप बनाएंगे उसे एकदम सेफ़ रखना है। आपको उसे रिटन फॉर्म में रख के, चाहे आप बैंक लॉकर में डिपॉजिट कराइए उसे, या अपने अलमीरा के पीछे कहीं रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे रखिए जहां आपके अलावा उसे
कोई भी एक्सेस ना कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के एग्जांपल्स दें तो डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे। कुछ फेमस नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के नाम है इलेक्ट्रम, एक्सूडोस, जेंगो, लेजर, नैनो एक्स, ट्रेजर वन और वसाबी। और ये 6 नाम हैं। और भी कई नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स अवेलेबल है मार्केट में जो आप जिनके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस और बनाएं तो आप हमें टॉपिक बता दीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो, आज की कहानी कैसी लगी क्रिप्टो करेंसी के हैक के बारे में और कैसे आप सब उन हैक से बच सकते हैं। आप प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में इसका रिव्यू ज़रूर बताइए ताकि हम और ऐसी वीडियोज़, ऐसी ही कहानियाँ क्रिप्टो करेंसी की आप तक पहुँचा सके और आपका जो इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में वो बना रहे और आपकी जर्नी जो है वो एकदम सेफली आगे जाती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। Thank you viewers for watching this video. We will be right back with another video on the cryptocurrency world very soon.